नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत अंजुम है और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का विषय है मोदी की नई शिक्षा नीति। आप सबने सुबह के अखबारों की हेडलाइन देखी होगी। हर घर में कल शाम से आज जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक हर घर में बात इसी की हो रही है कि ये शिक्षा नीति क्या है, इसमें क्या खास बात, इसका क्या फायदे हैं, इससे क्या बदल जाएगा देश में। क्योंकि हर घर का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, किसी कॉलेज में पढ़ता है, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बेटा, हर आदमी, हर परिवार शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति की आकांक्षाएं शिक्षा से जुड़ी। तो सवाल ये उठता है कि ये शिक्षा नीति 3.5 दशक के बाद आई है। ये शिक्षा नीति भारत को क्या दिशा देगी, भारत की शिक्षा व्यवस्था को कैसे बदलेगी, इस शिक्षा नीति से स्कूल से लेकर कॉलेज तक, हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक क्या कुछ बदल जाएगा। ऐसी तमाम बातें इस शिक्षा नीति को लेकर हेडलाइन में है, अखबारों में है, सुर्खियों में है, चर्चाओं में, जहां भी आप जा रहे हैं सोशल मीडिया पर हर जगह इसकी बात है। तो मुझे लगा आज एक वीडियो के जरिए आप सबको समझाऊं, मैं भी समझूं, क्योंकि मैं भी शिक्षा नीति का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, एक राजनीतिक तौर पर पत्रकार हूं, लेकिन मेरे लिए भी ये विषय एक जानकारी जुटाने का माध्यम है और इस विषय को समझने की कोशिश मैं भी कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगा कि आज का वक्त ये है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात की जाए और उनके जरिए मैं भी समझूं और आप भी समझें कि इस शिक्षा नीति से देश में क्या कुछ बदलेगा, इसके कुछ फायदे हैं, सिर्फ फायदे हैं या कुछ नुकसान भी हैं। इसके प्लस और माइनस दोनों पहलू पर बात करने के लिए कुछ मेहमानों को मैंने बुलाया है। खास मेरी दरखास्त पर, मेरी अपील पर कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। एक एक करके सबसे आपका परिचय कराता हूं और हमारे लिए खास है और आप इनका मैं परिचय कराता हूं, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि हर व्यक्ति का शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान है, उनकी अहमियत है। हमारे साथ है जे.एस. राजपूत साहब, पद्मश्री, और उनका लेख मैं अक्सर पढ़ता हूँ, एनसीईआरटी के डायरेक्टर रहे, तो इसलिए उनकी एक हैसियत अहमियत रही है और मैं हर समय उनके लेख आए दिन अलग अलग अखबारों में पढ़ता हूँ। किसी भी शहर में आप रहते होंगे तो भी उनका लेख पढ़ते होंगे। हमारे साथ है डूटा के 3 बार प्रेसिडेंट रहे आदित्य नारायण मिश्रा साहब, जो 2 बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, 3 बार डूटा के प्रेसिडेंट। तो प्रोफेसर है लेकिन नेतागिरी की अपार क्षमता होगी तभी 3 बार प्रेसिडेंट रहे। तो हमारे साथ है आदित्य नारायण मिश्रा जी। डॉक्टर सुजाता है, युवा है, एसोसिएट प्रोफेसर है श्यामलाल कॉलेज में। डॉक्टर सुजाता, आपका स्वागत है। घनश्याम तिवारी जी है, वैसे समाजवादी पार्टी से इनका रिश्ता रहा है लेकिन बाहर पढ़े हैं, विदेशों में पढ़ाई हुई है और खास बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में बीते 5 सालों से काम कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी तक के एजुकेशन में, इसलिए मैंने आज खास तौर से उनको भी बुलाया है। प्रोफेसर सीवी शर्मा साहब हमारे साथ हैं, जो इग्नू के प्रोफेसर हैं लेकिन पूर्व चेयरमैन हैं एनआईओएस। तो आपने सबका परिचय जान लिया, सब लोग शिक्षा से जुड़े हैं और ये विषय ऐसा है जिसमें इन 5 के बीच मैं सबसे अज्ञानी हूँ। तो मैंने सबसे पहले ही कह दिया कि मेरे सारे सवाल अज्ञानता के हो सकते हैं, आपसे कुछ मैं भी ज्ञान अर्जित करूंगा और इस बातचीत से बाकी लोग भी समझे कि जो ये नई नीति है इसमें नफा क्या है, नुकसान क्या है, इसमें क्या खास बात है। तो सबसे पहले शुरू में जे.एस. राजपूत से ही करता हूँ। जे.एस. राजपूत साहब, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी अखबारों की हेडलाइन में और जैसे सब जगह हेडलाइन है कि 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी, स्नातक तक प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा होगी और स्कूल की पढ़ाई को लेकर प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर होगा। ये सब तमाम चीजें अखबारों की हेडलाइन है जो मेरे ख्याल से हर आदमी पढ़ चुका है। आपसे मैं पहले सबसे मैं इसी तरह से बात करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा अगर अलग अलग ओपिनियन है। आपसे मैं समझना चाहूंगा और दर्शक भी समझे क्या खास बात है शिक्षा नीति में। 35 साल बाद ये नीति लागू हुई है, कमेटी बनी, सुब्रमण्यम कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी, अब क्या बदलने वाला है देश में इस शिक्षा नीति? देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से देखेगा। मैं यूँ देखूंगा कि अब सरकार ने एक जिम्मेदारी ली है कि 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को मूल शिक्षा के मूल अधिकार के दायरे में लाना होगा और अगर वो लाना होगा तो संविधान के अनुसार उनके लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करना होगा। ये जो 3 वर्ष के से 5 या 6 वर्ष तक की आयु थी, उसके महत्व को पहली बार समझा गया है और मैं समझता हूँ कि इससे हमें काफी हद तक आगे बढ़ने में सहायता मिल सकती है। दूसरी बात,
18 साल तक शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम अगर परिवर्तन होना और उसको स्वीकार तो किया ही गया है, इसमें हर प्रकार से तकनीकी चीजें जो भी बात में हो, इसी तरह जैसे मिड डे मील की बात है, उसका प्रावधान भी आगे चलकर बढ़ाना पड़ेगा। जो दूसरी चीज मुझे प्रभावित करती है वो ये है कि बच्चों को के बहुत सी आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है, जैसे बस्ते का बोझ कम होना चाहिए, उनको अपने विचार व्यक्त करने के लिए परीक्षा पद्धति में सुधार होना चाहिए, जो नहीं हो रहा था। मैं उन बच्चों से मिलता हूँ, मेरे घर में भी है, जो कहते हैं कि मैडम ने कहा है कि बिल्कुल जैसा एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखा है वैसा ही उतारना है, एक शब्द का परिवर्तन नहीं करना। अब इसमें विशेष रूप से कहा गया है कि ये आवश्यक नहीं होगा, ज्ञान आप प्राप्त करिए, लेकिन उसका महत्व तभी है जब उसका उपयोग हो, उसके तरफ गए तो तनाव कम होगा। बोर्ड की परीक्षाओं के महत्व को कम कैसे किया जाएगा ये तो बाद में स्पष्ट होगा, लेकिन अगर वो कम होता है तो एक राष्ट्रीय तनाव जो पैदा होता है बोर्ड की परीक्षाओं में, माता पिता, घर परिवार, जान पहचान वाले, पास पड़ोस वाले सब तनाव में आ जाते हैं। उससे अगर मुक्ति मिल जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, अगर ऐसा हो सके। बाकी ये मैं सरकार के तंत्र में जानता हूँ कि हमें लक्ष्य तो बहुत ऊंचा रखना चाहिए। चार्ली टाटा साहब का एक कथन है कि यू ऑलवेज एम एट परफेक्शन, और कोशिश करिए तो यू विल अचीव एक्सीलेंस, कुछ तो मिलेगा। तो मैं भी ये मान के चलता हूँ कि शिक्षा की नीतियों में मैंने हिस्सा लिया है। मैंने 92 में जो परिवर्तन हुआ था उस समय मैं मंत्रालय में ही था और काफी भागीदारी मेरी रही, लेकिन जो क्रियान्वयन की बात है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हम शिक्षा नीतियों में बहुत अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती है तब वो कमजोरी ना आए। अब हमारे पास अनुभव है, अगर उस कमजोरी पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे तभी इसका महत्व होगा। बाकी बहुत सी पॉजिटिव चीजें मैं आपको बता सकता हूँ जो विशेष रूप से आई है। हम एक एक करके बाकी लोगों की राय लेकर फिर वापस आएंगे। क्या इसमें सकारात्मक है और क्या कुछ आलोचना के भी स्पेस है। तो मैं एक बार पहले आता हूँ आदित्य नारायण मिश्रा जी आपके पास, उसके बाद एक एक बाकी मेहमानों से। आदित्य नारायण मिश्रा जी, दो पहलू है, प्राथमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन, और जो हाई स्कूल की शिक्षा और विश्वविद्यालय की, दोनों के पहलू को लेकर अलग अलग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आलोचनाएं और समर्थन और क्रांतिकारी शिक्षा नीति, सारी चीजें मैं ट्विटर पर, फेसबुक पर इधर उधर देखा। आप इसको कैसे देखते हैं शिक्षा नीति को, और जो कुछ बातें कही जेएस राजपूत ने, उसके बाद बाकी मेहमानों से बात करें। देखिए, अगर आप ये देखते हैं कि आकांक्षाएं क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं इस शिक्षा नीति से, वो आकांक्षाएं उम्मीदें तो बहुत हाई एंडिंग रहता है, लेकिन धरातल पर जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, और ख़ास करके जब हम उच्च शिक्षा को, जो इसमें 30 कुछ पेजेस में उसको बयान किया गया है, जब उसको केयरफुली मैंने स्टडी किया, जो पहले भी डॉक्यूमेंट था जो नेशनल एनईपी 2019, उससे ये बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल वही डॉक्यूमेंट है, और जिसमें ये एक प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन का दस्तावेज है। मैं ये साफ एक लाइन में अगर बोलना होगा, इसमें ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात की गई है, जैसे कि अगर एक क्लास इंस्टीट्यूशन होंगे तो उनको कह दिया जाएगा कि भाई आपको तो कोई अनुदान की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप तो स्वयं सक्षम है, जो इसलिए उनको ऑटोनॉमी दे दिया गया, अपने तरीके से वो चलाएं। दूसरा, बी ग्रेड के कॉलेज, जो यूनिवर्सिटीज होंगे, कॉलेज होंगे, उनको कहा जाएगा कि आप ए ग्रेड बन जाओ। तीसरा, नहीं बनेंगे तो फिर उनको भी पूरा अनुदान तब तक नहीं मिलेगा, और अनुदान कभी भी किसी को पूरा नहीं मिलने वाला है। थर्ड में अगर आप आते हैं, जो सी कैटेगरी के इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनको वार्निंग दे करके उनको बंद करने की कोशिश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं, आज हिंदुस्तान में 800 यूनिवर्सिटीज है, जिसमें कि 513 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से 277 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, और 40,000 कॉलेजेस हैं, जिसमें कि 15,600 एडेड और फुल्ली फंडेड कॉलेजेस हैं। 60% जो छात्र हैं, आज 25% जीईआर, सरकार का बात कोई अगर आप मान ले, 25% जीईआर क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। अगर गवर्नमेंट का फंडिंग नहीं होगी
तो जो 50% का जो इनका जो उद्देश्य है, जो आकांक्षा है, मैं टोटली इत्तेफाक रखता हूँ। भारत का 25 साल का आयु में जो हमारा जनसंख्या है उसका 50% हमारा लोग 25 साल का आयु से कम है। तो ये कहना बहुत अच्छी बात है कि हम 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ा देंगे, लेकिन सरकार का जिम्मेदारी इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। सरकार का अनुदान क्या रहेगा, गवर्नमेंट का एलोकेशन, और गवर्नमेंट कितने यूनिवर्सिटीज खुलेगा, कितने कॉलेजेस, कितने डिपार्टमेंट्स खुलेगा, कितने सीट्स और एडिशनल क्रिएट करेगा, ये 50%। उनका अगर लगातार देखें, जो फोकस है वो ऑनलाइन एजुकेशन है, और ऑनलाइन एजुकेशन क्लासरूम एजुकेशन से डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं, ये क्लासरूम लेकिन मिश्रा जी ये बताइए, मिश्रा जी ये नहीं लग रहा है कि आप सिर्फ चूंकि नकारात्मक अनुदान और ये सब कुछ लिमिटेड बिंदु पर बात कर रहे हैं, बहुत सारे पहलू हैं, मैं नहीं जानता हूँ, आप लोगों को बताना चाहिए। मल्टीपल एंट्री, एग्जिट और 4 साल का कोर्स, और बीच में 4 साल के बाद छोड़ता है, बीच में छोड़ता है, कहीं का नहीं रहता है स्टूडेंट, उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसको डिप्लोमा होगा अलग अलग समय, जो भी सर्टिफिकेट। जी, मैं उन सारे मुद्दे पर भी आऊंगा, लेकिन जो मुद्दा है, ये खाली अनुदान से किसी का, कोई शिक्षकों का जिम्मेदारी नहीं है अनुदान। ये अनुदान सीधा सीधा छात्रों का भविष्य के ऊपर पड़ता है। जो पिछड़े तबके के जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो गरीब विद्यार्थी हैं, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, वो आज गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं और दाखिला ले रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर मिनिमम फी स्ट्रक्चर है। अगर उनको एनरोलमेंट के नाम पर आधे इसको बंद कर दिया जाएगा, और आधे को अगर आप 50% के नाम पर अगर ऑनलाइन एजुकेशन में ढकेल देते हैं, तो ये क्लास डिवाइडेड इंडिया क्रिएट होगा। आधे लोग उसमें जो जाएंगे वो मॉल में टाई पहन करके सेल्समैन का काम करेंगे, और जिनके पास पैसा होगा वो कॉलेज का जो क्लासरूम टीचिंग में आएंगे, वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या ऑफिसर्स बनेंगे। हमारा अच्छा चलिए, मैं जरा रोकता हूँ, बाकी लोगों को शामिल करता हूँ, फिर आपके पास आएंगे। शर्मा जी आपसे आऊंगा, सुजाता और घनश्याम जी आपके पास भी थोड़ा प्राथमिक एजुकेशन भी, लेकिन शर्मा जी पहले आपसे, सीवी शर्मा साहब, इन्होंने कुछ सवाल उठाए। हालांकि उस सवाल में बहुत सारे बिंदु जो इस शिक्षा नीति के हैं उससे कुछ अलग सवाल है इनके, लेकिन हाँ, एक प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक सवाल है। आज बिजनेस स्टैंडर्ड में भी स्टोरी छपी है ये भी कि विदेशी यूनिवर्सिटीज बहाने 200 कैंपस हो जाएंगे और न जाने क्या क्या। तो इनके जो सवाल और आशंकाएं इनकी हैं, उसका जवाब आप समझाएं जरा, शर्मा जी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे लगता है कि जिस दिन सरकार जाकर के जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज साइन की थी, उसी दिन तय कर दिया था कि भारत की शिक्षा महंगी होने जा रही है। क्या सोच करके साइन किया था सरकार ने, उस दिन को याद करिए। अब रोने से क्या फायदा है कि शिक्षा महंगी होगी। आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को परमिशन कैसे दिया था? आप भूल जाते हैं कि आपने शुरू किया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और आज 1000 यूनिवर्सिटी जो आपके देश पे खड़े हैं वो आधे के आधे प्राइवेट हैं। तो ये तो अब रोना बेकार है कि महंगी होगी शिक्षा, ये फेट एकॉम्प्ली है। जहां तक रहा अपने नीति की बात, ये नीति पहली बार आप कोठारी कमीशन के रिपोर्ट को पढ़िए, 1986 के डॉक्यूमेंट को पढ़िए, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। कल से आप सुनेंगे किसी भी बहस में कोई भी इसकी शिकायत नहीं कर पाया है। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, और जो शिकायत करते हैं वो ये कहते हैं केवल कि आपने इतना बड़ा सपना दिखाया है, ये पूरा कैसे होगा, पूरा कैसे होगा ये भविष्य में है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं 2-3 चीजों के बारे में इंगित करूंगा कि सही तौर पर ये अंत्योदय नीति है शिक्षा का। जो लास्ट पर्सन है, जो छूट गया था और 70 साल तक छूटा रहा, उसको भी शामिल करने का ये डॉक्यूमेंट है। 3 साल से 6 साल के बच्चे कौन थे विद्यालय से बाहर? गरीब के बच्चा, लेस प्रिविलेज का बच्चा, दबे कुचले लोगों का बच्चा। आपको क्यों नहीं समझ में आया था कि इन लोगों को आपको ऐसा तैयार करना है कि जब ये विद्यालय में आए तो ये अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। जो आता था बच्चा गरीब तबके का, वो विद्यालय से बाहर निकल जाता था, उसको हम कहते हैं they were pushed out of the school because they were not ready for school. The first time this document is preparing the children of the less privileged to be in the school, और उस तरह से ये बहुत ही बढ़िया ये डॉक्यूमेंट
शर्मा जी, डॉक्यूमेंट और कागज हमेशा एक लगता है चलिए एक डॉक्यूमेंट बना 600 पन्नों का और एक सपना है और अगले 20 साल में 15 साल में दशा दिशा सब बदल जाएगी, लेकिन बहुत सारी नीतियां पहले भी इस देश में है। प्राथमिक शिक्षा में स्कूलों में बच्चे जाएं उसके लिए मिड डे मील की स्कीम थी ताकि बच्चे जाएं, और मिड डे मील की स्कीम का देश भर में क्या हाल है शर्मा जी, ये हम देख रहे हैं। यूपी से लेकर बिहार बाकी राज्यों में, यूपी में तो हालत यह है कि नमक रोटी दिया जा रहा था जहां योगी जी की सरकार है, तो मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में नमक रोटी, वहां मिड डे मील बट रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कागज पर हम हसीन सपना बना रहे हैं, लेकिन क्या जमीनी हकीकत पर आने में इससे तस्वीर बदलेगी, सवाल यह है। मैं एक चीज कहूंगा सिर्फ क्रिटिकल थोड़ा, कि कई बार आप पैकेजिंग बहुत अच्छी करते हैं, जैसे 5 साल बाद देश में 5 साल पहले हुआ मेक इन इंडिया, 5 साल बाद हो गया आत्मनिर्भर भारत, उसी का करीब करीब हिंदी तर्जुमा है। 5 साल में कुछ नहीं बनेगा तो कुछ और हो जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पैकेजिंग हमने बहुत शानदार की, लेकिन क्या इसमें उतनी संभावनाएं हैं कि वो सारी चीज जो सपने हम देख रहे हैं 10-15 साल में, जो अब तक जो 70 साल की खामियां जिसका जिक्र बार बार आप करते हैं, सब खत्म हो जाएगा? नहीं अंजुम जी, देखिए मैं 2-3 चीजें केवल आपको बताऊंगा, बाकी साथी हैं वो भी बोलेंगे, मैं 2 बातें बोलूंगा। 2014-15 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम आया था। 2018-19 में यूनेस्को रिपोर्ट कहता है भारत में लड़कियों की शिरकत 5% बढ़ी है शिक्षा में। ये कैसे हुआ? क्योंकि सरकार ने एक नीति बनाई, लड़की बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, और बढ़ा नंबर। कैसे बढ़ा वो डिटेल्स है जो अभी मैं नहीं दूंगा, पहली बात। दूसरी बात कि शिक्षा में जहां तक बात है खर्च की, पूरे कनाडा को आप हर दिन खाना खिलाते हैं मिड डे मील के तहत। जितनी आबादी है कनाडा की उतने बच्चे मिड डे मील करते हैं, और पूरे देश में खिलाना। देखिए 1-2 घटनाएं हो सकती हैं, उसको आप जोर दे करके बता रहे हैं नमक रोटी खिलाया गया, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। ये बहुत बढ़िया स्कीम है। नहीं अंजुम जी, दुनिया भर में सराहा है भारत के मिड डे मील को, और ये केवल आज की सरकार का नहीं है, सरकारें करती रही है, बहुत बढ़िया चला है। रोक रहा हूँ, मिड डे मील में बहुत बड़ी लूट होती है सर, हर प्रदेश में लूट होती है, इसलिए छोटी बात, जैसे देखिए शौचालय की बात आती है ना, बहुत अच्छी योजना है, लगता है गांव-गांव में शौचालय होना चाहिए। आपको पता नहीं होगा, 3 दिन पहले खबर छप गई कि बरेली में, यूपी की बरेली में एक जिले में 12.5 करोड़ रुपए ऐसे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए गए जहां न शौचालय बना न कुछ, वापस फिर ले लिए गए कुछ कमीशन देकर। तो ऐसा मत कहिए, शौचालय की योजना में देखिए तो 40 से 50% लूट हो गई। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि क्या कागज पर जो दिख रहा है, इससे जो जैसे आज कह रहे हैं ना, हेडलाइन सब जगह है, मातृभाषा में पढ़ाई 5वीं तक होगी और ऐसे दिशा बदल जाएगी, और ऐसे 4 साल के पहले भी जो बच्चे निकलेंगे कॉलेज से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, और दुनिया भर की चीजें। मैं सिर्फ वो पूछ रहा हूँ कि क्या ये सब चीज जो हसीन सपना इस पैकेजिंग में दिख रहा है वो सब हो जाएगा? उसके बाद मैं बाकी से आता हूँ। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, मैं बिल्कुल आशावान हूँ कि ये होगा। चलिए ठीक है, मैं जरा एक लोगों को शामिल करता हूँ, उसके बाद आता हूँ। सुजाता, आपके पास आने से पहले घनश्याम तिवारी जी। घनश्याम तिवारी, आपने प्राथमिक शिक्षा में भी काम किया, एजुकेशन में। अब इसमें बहुत सारी बातें, बुनियाद की बात आती है कि देश की बुनियाद तब मजबूत होगी जब पहले क्लास से लेकर 6ठे-7वें क्लास तक बच्चे रहे, कैरी करें, आगे बढ़े। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद, आंकड़ों की बात करें तो बच्चे 6वीं-7वीं तक स्कूल छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। वो स्कूल से ड्रॉप आउट एक अलग चीज है, इम्तिहान में एक अपने छोड़ देते हैं। अब इससे, और मातृभाषा जो बात हो गई कि 5वीं तक पढ़ाई मातृभाषा में होगी, आप कैसे देखते हैं? हम लोग बचपन में हमने देखा 6ठे में सरकारी स्कूल में CAT कैट BAT बैट पढ़ाया गया, हालांकि मुझे लगा कि उसका खामियाजा दिल्ली शहर में आकर भुगतना पड़ता है, क्योंकि देश दुनिया ग्लोबल हो रहा है। उस दौर में क्या ये फायदेमंद है या इसके कुछ नुकसान भी है? घनश्याम तिवारी, उसके बाद सुजाता आपके पास, फिर एक बार राजपूत साहब के पास। देखिए, जब कोई नई नीति आती है तो सिर्फ उसकी कल्पना के ऊपर उसकी एनालिसिस नहीं की जा सकती। आप देखिए, नीति, नेता, नजरिया और निष्ठा, ये चारों चीजें महत्व रखती हैं। अगर ये नीति पिछले 6 साल के अथक प्रयास का नतीजा है, तो 6 साल में जो अथक प्रयास है उसमें आप देखिए नेता कौन थे, हमारे शिक्षा मंत्री कौन थे। आप ये देखिए कि किस तरीके से भारत टॉप 300 यूनिवर्सिटी रैंकिंग से दुनिया के किसी भी स्तर से नीचे गिर गया। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे इंस्टीट्यूट्स टॉप 300, ऐसे समय में जब भारत में सबसे ज्यादा बच्चे, दुनिया के बच्चे स्कूल में हैं। 270 मिलियन, 27 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल में हैं। किसी भी एज ग्रुप पर भारत में, दुनिया में सबसे अधिक बच्चे हैं, लगभग 3.5 करोड़ बच्चे हैं।
ऐसे में जब सरकार एक अहम फैसला लेती है, कहती है कि हमने एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है कि 3 साल से 6 साल के बच्चों को स्कूल के दायरे में लाएंगे। इससे पहले जो 6 साल से 12 साल के बच्चे थे जो स्कूल के दायरे में थे, वो जो ड्रॉप आउट हो रहे थे उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? वो स्कूलों की जो खस्ता हालत थी उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? उसको सुधारने के लिए ये जो सरकार आज इतनी अच्छी रिपोर्ट ला रही है, नीति ला रही है। पिछले साल पहले वर्तमान शिक्षा मंत्री ने नीति आयोग के साथ मिलकर स्कूल क्वालिटी रिपोर्ट इंडेक्स बनाया था, क्वालिटी इवैल्यूएशन इंडेक्स बनाया था। उसमें यह स्पष्ट हुआ था कि किसी भी आंकड़े में आप देखिए तो देश में बहुत ज्यादा विविधता है। कुछ राज्य हैं जहां पे स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी है, कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश जिसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस सरकार के नीति के हिसाब से, सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे कमजोर है। तो पहले तो सरकार ने इस विविधता को इस नीति में ध्यान नहीं रखा। दूसरा, सरकार ने तय किया कि 5 साल पहले 6 साल तक क्लास 5 तक मातृभाषा में पढ़ाएंगे। मैंने बिहार में बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे हाई स्कूल के बच्चों से मैंने पूछा, ये व्यक्तिगत रूप में मैंने हाई स्कूल में जब गेस्ट लेक्चर्स दिए तो मैंने पूछा, अच्छा आप हाथ उठाइए अगर आप बहुत अच्छी भोजपुरी बोल सकते हैं। बच्चे खुश होकर हाथ उठाते थे। हाथ उठाइए आप बहुत अच्छी हिंदी बोल सकते हैं, हाथ उठाते थे। हाथ उठाइए आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कोई हाथ नहीं उठाता था। हाथ उठाइए अगर आपको इसका अफसोस है कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, सब बच्चे हाथ उठाते थे। तो हमने एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी भर दिया है बच्चों के दिमाग में कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है। सरकार को उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का निदान करना चाहिए था, बजाय इसके सरकार ने और उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बुनियाद में और सीमेंट डाल दिया कि वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और मजबूत हो। जिस बच्चे को जो लैंग्वेज बच्चे पहले 1 से 5 तक अच्छे से सीखते हैं, उसको आप कहिए 5 साल के बाद आपने आधे अधूरा नीति बनाया है कि कैसे 5 साल के बाद वो इंग्लिश भाषा में आएगा। जिस देश में लगातार एक छोटे से मुफस्सिल टाउन में भी साधारण अच्छे स्कूल का नाम इंग्लिश पब्लिक स्कूल होता है, क्या पेरेंट्स आपकी बात सुन के अपने बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखाएंगे? सबसे बुनियादी बात यह है आज देश में कि शिक्षा से लेकर रोजगार की सीढ़ी टूटी हुई है। इस बारे में कोई बात नहीं करता कि शिक्षा से लेकर रोजगार की सीढ़ी टूटी हुई है, तो जो आप नई नीति बना रहे हैं उसका आउटकम क्या होना चाहिए? इस नीति में वो आउटकम, ये 2030 ये सरकार की विशेषता है कि हर आउटकम को 10 साल बाद बताते हैं। 2030 में फलाना आउटकम होगा। आप ये बताइए 2030 में आपकी शिक्षा नीति के चलते विश्व के रोजगार के मैप में भारत में कितने बच्चों के पास रोजगार होगा, हमारे कितने स्कूल बेहतर होंगे? ये सारे आउटकम्स पे ध्यान नहीं दिया गया है। ये शिक्षा नीति एक अच्छी कल्पना है, इसके पीछे ना अच्छा नेता है, न इसकी पृष्ठभूमि में अच्छे कदम रहे हैं और न इसके पास अच्छा नजरिया है कि आउटकम क्या होना चाहिए। चलिए, आपने अपने हिसाब से इसकी आलोचना की। जयेश राजपूत साहब, आपके पास आ रहा हूं, चूंकि कुछ सवाल जो प्राथमिक शिक्षा और हाई स्कूल तक की शिक्षा से जुड़े हैं, लेकिन सुजाता उससे पहले आपने पूरी बात समझी, आपकी क्या राय है, क्या नजरिया है इस शिक्षा नीति को लेकर? क्योंकि इसे कहा जा रहा है कि एक रेडिकल चेंज देश में जरूरत था, एक क्रांतिकारी कदम की जरूरत थी। 35 साल के बाद ये इतनी बार कमेटी, बैठक, मीटिंग और इतनी मशक्कत के बाद ये शिक्षा नीति आई है। अजीत जी, ये बहुत सुंदर पॉलिसी है। इतना रंग बिरंगा गाड़ी और कलर्स के साथ बहुत सारी चीजें समझाई गई हैं मेरे सामने। कल भी मैं देख रही थी, आज भी लगातार देख ही रही हूँ। जब से आपने इस कार्यक्रम के लिए कहा तब से मैं इसको फिर से देख रही हूँ। और जो बात की गई कि बहुत क्रांतिकारी चीजें इसके अंदर हैं, बस्ते का बोझ कम होना और लर्निंग बाय डूइंग को प्रेफरेंस देना, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच होना, तो मैं ये बात बता दूं आपको कि ये तो कोई नई बातें हैं नहीं, ये तो हमेशा से बातें चलती आई हैं, ये हो रही हैं, ये बदलाव हुए हैं, चाइल्ड सेंट्रिक हुई एजुकेशन। तो मैंने 1999 में मैंने बीएड किया था और दिल्ली से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से, और हम ये सारी चीजें इसमें पढ़ते आए थे कि कैसे चाइल्ड आपके एजुकेशन के सेंटर में रहेगा, कैसे लर्निंग बाय डूइंग सिखाएंगे आप उसको। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये पुरानी हैं बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ क्रांतिकारी बात है। एक जो चीज मुझे अच्छी लगी वो ये कि जो बहुत रिजिड बाउंड्रीज थी, उन रिजिड बाउंड्रीज को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया गया, वो बहुत सुंदर सी चीज है। टीचर्स के ट्रेनिंग के ऊपर बहुत फोकस है, वो मुझे एक पॉजिटिव चीज लगी। कैसे होगा ये जो बाउंड्रीज को, जब आप रिजिड बाउंड्रीज को जब आप खोलते हैं तो वो चीजें कैसे मैनेज होंगी, वो तो अभी देखा जाएगा कि कैसे होना है। और बहुत तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी पता नहीं है कि वो कैसे होंगी, तो अभी नहीं, ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअल पॉलिसी है या ये प्लान ऑफ एक्शन है क्या। इसी तरह से अगर ये प्लान ऑफ एक्शन है तो बहुत सारी चीजें इसमें से अभी मिसिंग है, तो वो सब चीजें देखना होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि क्रांतिकारी तो इस पॉलिसी में केवल इतना है कि ये पूरे अब तक का जो एजुकेशन हमारा सिस्टम है उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश है। जो हम जयेश राजपूत साहब आपको शामिल करते हैं।
चूंकि आप एनसीईआरटी के डायरेक्टर रहे और आपने काफी काम किया इस पर दशकों तक, इन सब के कंसर्न आपने राजपूत साहब सुने, आपने घनश्याम तिवारी के भी कुछ कंसर्न है, और वो कंसर्न 5वीं तक की पढ़ाई, मातृभाषा और बच्चों के ऊपर बस्ते का बोझ कम करना है। कहीं कहीं मैं देख रहा था यशपाल समिति की 1993 की रिपोर्ट थी जिसमें लर्निंग विदाउट बर्डन कहा गया था, बोझ के बगैर शिक्षा की बात की गई थी। जी, बातें की जा रही है, इसमें जरा समझाइए। मैं इसको राजनीतिक दोषारोपण और उससे बच के सिर्फ जिससे दर्शक को समझ में आए क्या टेक अवे है इस लिहाज से, जितनी इनकी आशंकाएं और शंकाएं हैं उसके बाद। आपकी राजपूत जी, आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है। जयस राजपूत जी, आपको आवाज आई मेरी? इसको मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक हो जाए। आप इस गाँव के पास जाइए, उसके बाद मैं आता हूँ। अच्छा, आवाज में प्रॉब्लम है। चलिए शर्मा जी, आपने सुना इन लोगों की बात, तो आप बताइए इसमें जो कंसर्न है प्राथमिक शिक्षा को लेकर और उसके अलावा कुछ बातें घनश्याम तिवारी जी ने भी कही, इसका जवाब। देखिए, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं शिक्षाविद हूं और साथ में भाषा वैज्ञानिक भी हूं। करोड़ों बच्चे जो बाहर निकल जाते थे वो भाषा नीति के कारण थे, और ये सच है कि कोठारी आयोग से आज तक लगातार 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात हुई है। कपिल कपूर कमिटी जो 2015 में भी रिपोर्ट दी है, जो पब्लिक नहीं है, वो भी कहती है। लेकिन हमको इसलिए कि वो आज तक लागू नहीं किया गया, ये कहना बंद कर देना चाहिए, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन घनश्याम जी के बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि चूंकि बच्चे में ये कहीं ना कहीं महसूस होता है कि मुझे अंग्रेजी आनी चाहिए थी, नहीं आती है, इसलिए पूरे देश को अंग्रेजी पढ़ाएंगे। मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, ऐसा आर्गुमेंट कभी भी एजुकेशन के लिए मत कीजिए। अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं हो सकती है। जितना ज्यादा अंग्रेजी का प्रचार करेंगे उतना ज्यादा गरीब तबके के लोग, पिछड़े लोग बाहर निकलते जाएंगे। मातृभाषा में पढ़ाना ही एक निदान है। और जहां तक परीक्षा की बात है, आप देखिए कितना फ्लेक्सिबल किया है। इतने सुसाइड होते थे, कोचिंग को आप प्रश्न देते थे, उसको आप देखेंगे आने वाले समय में। हम कहीं ना कहीं इसका पार्ट रहे हैं कि आने वाले समय में फ्लेक्सिबल असेसमेंट के कारण बच्चे कोचिंग में नहीं जाएंगे, और वो अब जो बोर्ड के एग्जाम्स है, जो अपनी पढ़ाई है, जो लर्निंग बाय डूइंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, वो करेंगे। तो इसलिए दोनों में मैं ये कहूंगा। घनश्याम जी आपके पास, क्योंकि आपसे असहमति दर्ज की। जयेश राजपूत जी, आपने सवाल सुना था मेरा, बहुत सारे कंसर्न है अलग अलग लोगों के। सवाल रिपीट कर दीजिए। सवाल ये है कि जैसे घनश्याम तिवारी जी ने कुछ जो प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी की महत्ता या महत्व पर बात की, उसके बाद जो बात हो रही है कि मातृभाषा में पढ़ाई आज के जमाने में अब ग्लोबल हो रहे हैं, अंग्रेजी इतनी अहमियत और जरूरी है। इसके अलावा कुछ कंसर्न जो है प्राथमिक शिक्षा को लेकर मैं समझना चाहता हूं आपके जरिए, और मैं चाहता हूं दर्शकों को बताएं कि ये जो आशंकाएं हैं उसका निदान और समाधान इस शिक्षा नीति में कैसे है। और ये एक बड़ा सवाल है कि हम अपनी मातृभाषा से मोहब्बत करें। है, मुझे भी है, मैं जिस शहर का रहने वाला हूँ वहां की भाषा से भी मोहब्बत करता हूँ, हिंदी से भी करता हूँ। मेरी प्राथमिक भाषा हिंदी है, लेकिन मैं जिस इलाके का हूँ वहां की, लेकिन मैं जानता हूं कि दुनिया में अपनी हैसियत, अहमियत, नौकरी के स्कोप के लिए अंग्रेजी की बहुत अहमियत है। तो इन सब चीजों को जब आने वाले समय में हम ग्लोबल हो रहे हैं, बोलना अच्छा है ग्लोबल और लोकल, लेकिन ग्लोबल दुनिया हो रही है, उसमें क्या हम कोई दायरा सीमित तो नहीं कर रहे हैं? ये नया प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न तो पिछले बहुत वर्षों से चल रहा है, और इसका समाधान तो 1947 और 50 में निकलना चाहिए था, जब सभी लोगों को मातृभाषा और हमारी जितनी क्षेत्रीय भाषाएं थे उसमें शिक्षा देना प्रारंभ करना चाहिए था। या ये तय कर देते कि हम केवल अंग्रेजी में ही पढ़ाएंगे, बाकी लोग चाहे पढ़े या ना पढ़े। आप ये देखिए, दुनिया में जितने विकसित देश हैं, किसी ने अपनी मातृभाषा छोड़ी है क्या? किसी, हमारे तो एक एक प्रांत हमारा है यूरोप के देशों के बराबर है, उससे बड़ा है। क्या जापान ने मातृभाषा छोड़ी? किसी ने नहीं छोड़ी। फिर अगर कोई भी देश, मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूँ, विश्व में शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, इस पर यूनेस्को ने कमीशन बनाया था, डेलोस कमीशन रिपोर्ट कहलाती है। वो डॉक्टर करण सिंह उसके सदस्य थे, और जब वो रिपोर्ट रिलीज हुई तो वहां पर उसके अध्यक्ष ने पहला वाक्य कहा,
एजुकेशन इन एवरी कंट्री मस्ट बी रूटेड टू कल्चर, कमिटेड टू प्रोग्रेस। आप अपनी मातृभाषा से बच्चे को संवेदनशील वर्षों में अगर दूर कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप उसके ऊपर अन्याय करते हैं, आप उसको अपनत्व से दूर करते हैं, आप उसे अपनी सभ्यता संस्कृति से तोड़ देते हैं। और ये बातें बहुत से लोगों ने कही है जिनमें कुछ के नाम लेने का मेरा मन कर रहा है, लेकिन नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पर। ये कहीं नहीं कहा गया इस नीति में कि आपको अंग्रेजी माध्यम बिल्कुल बंद हो जाएंगे। उन्होंने तो कहा है कि जहां तक संभव हो ये होना चाहिए। इससे और अच्छा वाक्य क्या हो सकता है? 3 लैंग्वेज फार्मूला को छुआ नहीं गया है। ये जरूर कहा गया है कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका जो साहित्य है, अगर आप बच्चों को उससे दूर रखेंगे, प्रारंभ में मातृभाषा नहीं पढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम गलत कार्य कर रहे होंगे। आज ऐसे बहुत से स्कूल हैं, बच्चों को मैं जानता हूँ और मेरे आसपास भी हैं, जहाँ बच्चों ने अंग्रेजी पढ़ी है और जर्मन पढ़ी है और उन्होंने कोई मातृभाषा पढ़ी। ये कैसी स्थिति है इस देश की? ये ठीक है, इसमें संवेदनशीलताएं बहुत है, हमारे सभी लोगों को इसमें बैठना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि इस देश में ऐसा कोई मंच है ही नहीं जहाँ राजनेता राजनीति से हटकर बैठ सके। कोई ऐसा मंच नहीं है जहाँ कभी भी लोग आपस में, पता नहीं सेंट्रल हॉल में शायद मिलते हो। इस समस्या का समाधान निकालना होगा। हम तमिल का साहित्य विश्व में सब मानते हैं कि कितना गहरा गहन अध्ययन है। मराठी, हर भाषा में आप जाइए तो आपको लगेगा कितना कितना बड़ा। हम छोटे छोटे देशों की भाषाओं को महत्व देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो भी संस्कृति की गई है, और मैं तो इसका हिस्सा रहा हूँ, आपको मालूम पहली संस्कृति का मैं हिस्सा था, तो मैंने लोगों को सुना है। जहाँ जहाँ मैं जाता था हम और कम्युनिटी के सदस्य जाते थे। बाद में भी किसी न किसी ढंग से मैं उसमें लोगों से मिलता रहता हूँ और मेरा दृढ़ विश्वास है अंग्रेजी सीखने के लिए अवसर होने चाहिए। मैं वियतनाम गया था और मैंने इतने साइन बोर्ड देखे, लर्न इंग्लिश इन 3 months, अरे मैं दंग रह गया। मैंने कहा ये तो क्या था, ये यही एरिया है? बोले नहीं, सारे शहर में। क्यों? पढ़ेंगे मातृभाषा में, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए सुविधा होगी, निःशुल्क सुविधाएं थी। मैंने ये बहुत, मैं एक में गया जहाँ निःशुल्क सुविधा थी। तो प्रश्न है कि उस समाधान निकालना चाहिए, लेकिन भाई अपनी संस्कृति से बच्चों को दूर मत करिए। अंग्रेजों ने एक ही वाक्य से देश को तोड़ा था। एक वाक्य और सुन लीजिए, उन्होंने कहा टू सबजुगेट इंडिया, इंडियंस मस्ट बी डिलिंक्ड फ्रॉम इंडिया। और इसी पर वो शासन कर गए। कम से कम हमें भारत से जोड़ने का व्यवस्था तो करिए, अपने अपने ढंग से करिए, अलग अलग करिए। मेरे देश में हर विविधता को स्वीकार किया जाता है, अस्वीकार नहीं किया जाता है। आपकी राय अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, लेकिन इस पर तो सहमत हुई है कि हर भारतीय को भारत से जोड़ना शिक्षा का पहला कर्तव्य होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। घनश्याम तिवारी, जवाब देंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए, मैं व्यक्तिगत पहलू से जवाब देता हूं। मेरे पिताजी एयरफोर्स में काम करते थे। मैं तकरीबन 7 राज्यों में, अलग अलग काफी साउथ के राज्यों में पला बढ़ा, और मैंने अलग अलग राज्यों में वहाँ की भाषा देखी, वो इंग्लिश देखा, उसका हिंदी का दौर देखा। मेरी माताजी हिंदी की शिक्षिका रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो अनुभव, उसके बाद मैं यूएस गया, वहाँ पढ़ाई की दुनिया भर के लोगों से उससे मिला। मुझे लगता है कि भाषा का प्रवाह, कोई सरकार चाह के किसी को कोई भाषा नहीं सिखा सकती। भाषा का प्रवाह स्वतः होता है, लोगों के एस्पिरेशन से होता है। ये मैंने सीखा कि जो भाषा बच्चे बचपन में सीख लेते हैं वो भाषा उनके साथ सदैव रहती है, और जो बोलचाल की भाषा है, जो उनके काम करने की भाषा है, वो भी उनके साथ जुड़ती है। अगर आपने बच्चों में शुरू में इंग्लिश का एम्फेसिस नहीं दिया तो आपको लगता है कि वो बच्चे क्लास 5th के बाद अचानक से इंग्लिश सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। इसके तमाम उदाहरण आपको पूरे देश भर में दिखते हैं। और जहां तक सरकार नीति की कल्पना करती है, आप ये बताइए, इस नीति की कल्पना करने वाले कितने ऐसे नेता हैं, कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितने ऐसे बाकी सरकारी लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को इंग्लिश की शिक्षा बचपन में नहीं दी होगी? हम ऐसी नीति की कल्पना क्यों कर रहे हैं जो किसी और के लिए बनी हो और हमारे बच्चे पे लागू नहीं होती हो? तीसरी बात, मैंने स्वयं पिछले 5 साल में तकरीबन 5 लाख ऐसे बच्चों को हिंदी में पढ़ाया है जो कि डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, लेकिन ये पढ़ाते समय भी हम उन्हें बताते हैं कि इसके बाद जो आपकी पढ़ाई होगी उसमें सारे बुक्स, सारे टर्म्स इंग्लिश में होंगे। क्या इस सरकार ने पिछले 6 साल में इतने लोकल लैंग्वेजेस में, अपने नेटिव लैंग्वेजेस में इतना कंटेंट क्रिएट किया साइंस में या अनेक चीजों में, जहां पर बच्चे उसका लाभ उठा पाते? सिर्फ पूरी कल्पना करने से नहीं होता कि हम सबको संस्कृत सिखा देंगे, सबको हिंदी सिखा देंगे। असलियत ये है कि हर मुफस्सिल टाउन में इंग्लिश है, क्योंकि वो बच्चे का एस्पिरेशन है, उसके पेरेंट का एस्पिरेशन है, उसको सर्व कीजिए। और जहां तक भाषा सिखाने की बात है, आजकल बहुत सरल है।
मैं एक 20 लोगों की टीम से अगर 5 लाख बच्चों को पढ़ा सकता हूं, तो इस सरकार के पास लाखों टीचर हैं और लाखों सुविधाएं हैं। क्या ये कहना जरूरी था कि किसको इंग्लिश पढ़ाया जाए, किसको नहीं पढ़ाया जाए? आप ये बताइए कि आउटपुट क्या होने वाला है 5वीं के बाद हमारे स्कूल के आउटपुट का क्या होने वाला है? जो उस साल किसी भी साल 4 करोड़ 3 करोड़ बच्चे 5वीं के बाद निकलेंगे, उनका क्या लेवल होगा? सरकार क्या टारगेट रखती है? 10वीं के बाद क्या टारगेट रखती है? जी, एक बार शर्मा जी आप इनका जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं आपके पास सुजाता और आदित्य नारायण मिश्रा जी के पास। शर्मा जी, इनके कुछ कंसर्न आपने सुना अंग्रेजी और मातृभाषा को लेकर। देखिए, मैं पहले तो कहूंगा कि घनश्याम जी का जो सैंपल साइज है वो बड़ा छोटा है और बहुत एरोनियस सैंपल है। इस सैंपल पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि मैकॉले ने जो किया था उसको ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। मैकॉले की नीति को आगे और भारत में नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। हर कोई जानता है मातृभाषा का क्या उपादेयता है और हम क्या कर सकते हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि अंग्रेजी को बिल्कुल बाहर फेंक दो। अंग्रेजी एक भाषा होगी और वो भी बच्चे सीखेंगे, लेकिन मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा होगी। देखिए, जिस बात की चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इन विषयों को पढ़ाने के लिए जैसे शिक्षक तैयार होने थे वो नहीं हो पाए हैं, ये सबसे बड़ी परेशानी है। और भाषा को छोड़ करके हम लोगों को शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर देना चाहिए। जिस तरह की बात अब शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कहा जा रहा है इस नीति में, उसको लागू करने की जरूरत है। घनश्याम जी को तो प्रश्न उठाना चाहिए था कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने क्या किया। जो बुरी हालत है एनसीटीई की और टीचर एजुकेशन की इस देश की, उसके लिए सरकार ने क्या किया? घनश्याम जी तो इस प्रश्न को उठा ही नहीं रहे हैं। एनसीटीई कोई काम नहीं कर पाई, अच्छे टीचर नहीं बने, इसी का ये खामियाजा है कि हमारे विद्यालय परफॉर्म नहीं कर पाए और हमारे विद्यार्थी अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि हमको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए या मातृभाषा पढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल प्रश्न नहीं है। शर्मा जी, एक सवाल। एक सेकंड। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक वाइस चांसलर हुए प्रोफेसर दिनेश सिंह, उन्होंने कुछ बदलने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ हमने देखा, स्मृति ईरानी से उनका टकराव और क्या लानत मलामत फजीयत, उसके बाद वो कहाँ गए। ये अलग बात है कि आज कहा जा रहा है कि उन्होंने जो कुछ सोचा था वो भी कुछ शामिल किया गया और उन्होंने स्वागत किया है इस शिक्षा नीति का। उन्होंने कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल 30% बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे, उनकी समस्या थी, कुछ हासिल नहीं करते थे। मौजूदा शिक्षा नीति में जो खामी रही है वो इससे बदलेगा। आज उन्होंने स्वागत किया, तो जो कुछ करना चाहता है उसके लिए स्पेस इस सरकार में समय समय पर नहीं रहा, ये भी सच है। शर्मा जी, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास आदित्य जी। बिल्कुल, आपने ये प्रश्न बहुत सही उठाया है। आप उस दौर को देखिए जिस दौर में स्मृति ईरानी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस दौर में भी मैंने लिखा था और हमने ये पब्लिश किया था कि 4 ईयर प्रोग्राम दिनेश सिंह जी की जो सोच थी वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग थी। किस कारण से सरकार उसके खिलाफ हुई और किस कारण से माननीय मंत्री ने उसको वापस किया ये मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन निश्चित तौर पर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम बहुत फॉरवर्ड लुकिंग था और तभी तो ये नीति में बन के आ रहा है। एक बार शामिल करते हैं उनको आदित्य नारायण मिश्रा जी की, जो इसमें हायर एजुकेशन में सिर्फ समझाने के लिए सुझाता, उसके बाद आऊंगा कि जो मैं पढ़ रहा था जिसमें नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की को मंजूरी होगी कि 4 साल में इंजीनियरिंग पढ़ने वाला आदमी बच्चा 6 सेमेस्टर के बाद आगे नहीं पढ़ पाया तो छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं मिला, उसकी पढ़ाई बेकार हो गई। यहाँ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट से 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3-4 साल में डिग्री, ये सब राहत की बात है। ये कहा जा रहा है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे और क्या वाकई ये कुछ क्रांतिकारी चीज है क्या, आप समझाइए। ऐसा कोई क्योंकि दिनेश सिंह ने भी यही कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 30% बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ जाते थे, अब इस शिक्षा नीति से राहत मिलेगी उन्हें। इसमें अजीत जी कोई क्रांति की बात नहीं है। इसमें वर्ल्ड ओवर में 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो चुका है, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में। तो ये हर कोई इसको कोशिश करता है कि ये 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन को ले जाने के लिए। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि इन्होंने स्कूल एजुकेशन में फिर 1 साल घटा दिया, तो आपको मास्टर्स का 1 साल तो करना ही होगा इसमें 16 ईयर्स। नहीं तो आज हमारे बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जो जाते हैं, देखिए नॉलेज में हम कहेंगे कि हम ही सबसे सुपीरियर हैं, ऐसा तो नहीं है। ये जो एक्सचेंजेस हैं इसमें जो हम ज्ञान आहरण करते हैं,
तो अभी उनको एक ब्रिज कोर्स टाइप का करना पड़ता है जिसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, जबकि दूसरे कंट्री के बच्चे जाते हैं उनको स्पॉन्सरशिप मिलता है, लेकिन हमारे बच्चों को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है। ये एजुकेशन पॉलिसी में अगेन ये 4 साल करने के बाद ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट से क्या होगा कि जो हार्डशिप है, कोई आ जाएगा बच्चा, ये ठीक है, आई टोटली एग्री विद दिस, एक साथ में कई लोग नहीं कर पाते, उसके लिए फायदा होगा। ये तो पहले भी हमने किया, यूनिवर्सिटी में कुछ एक्सपेरिमेंट किया था एकेडमिक काउंसिल, अब उसको तो इसी सरकार ने हटा दिया था। बात आती है ये जो एक बात आप समझिए, ये एजुकेशन के साथ क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी हो रही है एक जगह पर, HCI हायर एजुकेशन काउंसिल ये बनाई गई है, ये सिंगल रेगुलेटर है जो कि सारी कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करेगी। और दूसरी ओर अगर आप देखते हैं ग्राउंड में जो कॉलेजेस अभी यूनिवर्सिटीज के साथ थी, उसको कहा गया कि नहीं ये तो बर्डन है यूनिवर्सिटीज के लिए, तो उसको क्या कर दिया गया कि हर कॉलेज में एक बीओजी होगा, हर यूनिवर्सिटी में एक बीओजी होगा। सरकार का मंशा को समझने की कोशिश करिए, इसमें एक भी इलेक्टेड कंपोनेंट का कोई व्यवस्था नहीं है। जो आज हमारा यूनिवर्सिटी कोर्ट में भी इलेक्टेड कंपोनेंट है, सिंडिकेट में है, सीनेट में है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है, सोसाइटल पार्टिसिपेशन है, ये सब कुछ खत्म। और ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है ये परपिचुअल है, एक बार कोई सरकार बना दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करेंगे, उसके खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसको हटा दिया जाएगा। चलिए एक सेकंड रोक रहा हूं आप। नहीं अजीत जी, इस बात को आप समझिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से ये डायरेक्टली रिलेटेड है। और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपनी कोर्सेज को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जिसमें जो कोर्सेज चल रही है उसको ये खत्म करेंगे, टीचर्स को ये निकालेंगे, उसका प्रावधान है उसको कि भाई कोई टीचर अगर परफॉर्म नहीं करता है तो 360 डिग्री आप लगा दीजिए, जिसको आप नहीं भी देख सकते हैं उसको लगा करके आप उसको निकाल दीजिए। लगता है, माफ करें थोड़ा मैं बोल, आपकी बात से टीचर और टीचर एसोसिएशन यूनियन ज्यादा दिख रहा है, छात्र गायब है, स्टूडेंट गायब नहीं दिख रहा है। इससे स्टूडेंट्स का फायदा होती है। देखिए जो फीस स्ट्रक्चर बढ़ेगी तो उसका नुकसान किसको होगा? उन तबकों को होगा जो स्कूल और कॉलेज, जो हायर एजुकेशन में आज मुश्किल से आ रहे हैं। सारे के सारे बच्चों के पास इतनी साधन होता है क्या? मैं आपको अजीत जी बता देना चाहता हूं। छोटा सा जवाब लेते हैं, सही आपने अपना पॉइंट रखा। सुजाता आपके पास आऊंगा, उससे पहले 1 मिनट, उससे पहले शर्मा जी इनका जवाब मैं चाहता हूं आप दे दें। इन्होंने बहुत सारे संगीन आरोप लगाए कि जो सेंट्रलाइज करने की बात हुई, रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात हुई, इसका जवाब देते हैं, उसके बाद सुजाता के पास और क्लोजिंग रिमार्क लूंगा जयेश राजपूत साहब से। शर्मा अजीत जी मुझे लगता है इसका जवाब आपने ही दे दिया है कि आदित्य जी नेता ज्यादा और शिक्षक कम के दृष्टिकोण से इस नीति को देख रहे हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए आदित्य जी, हम और आप साथ ही टीचर एसोसिएशन की राजनीति किए हैं और मैं भी उसी फेटकुटा में था जिसमें आप थे, लेकिन इसको अलग से देखने की जरूरत है। शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत है और पैसा केवल सरकार देगी ये नहीं होगा, दुनिया की कोई भी देश ये नहीं कर रही है। और पुनः मैं याद दिलाना चाहूंगा गैट्स क्यों साइन किया था, और साइन किया था तो ये आपको करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा महंगी होने जा रही है क्योंकि शिक्षा में इतना खर्च जरूरी है कि वो नहीं पूरा किया जा सकता है, लेकिन सरकार को उसका इंतजाम करना चाहिए और देना चाहिए। एक सेकंड रुकिएगा, गरीबों की बात करते हैं देश में। आज आप मानते हैं ना कि 80 करोड़ लोग अभी भी इस देश में हैं जो आपके 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल ऑप्शन विकल्प है उसमें भी, और 1 किलो चना पे जीवन गुजारा करेगा। 6 महीने के लिए जो ऐलान किया प्रधानमंत्री ने, लगा कि देश में 80 करोड़ लोगों को पता नहीं क्या दे दिया। 80 करोड़ लोग अगर इस देश में आज भी हैं जो आपके लिए आसानमंद हो कि आप उनको 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना दें और कह रहे शिक्षा महंगी होने जा रही है, तो किसके लिए कर रहे हैं सर? यही तो सवाल है। नहीं, देखिए अजीत जी, दोनों अलग अलग प्रश्न है। मेरा ये कहना है कि शिक्षा के जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर आप सही शिक्षा देना चाहते हैं तो हर कोई जानता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसी है और उसको कैसी शिक्षा चाहिए, तो उसमें तो दाम लगेगा।
अब ये सरकार ठीक है, कैसे तो लाएगी, लेकिन मैं एक चीज जरा जोड़ दूं इसमें कि ये हम अगल बगल घूमते रहते हैं, हम सही जगह ध्यान नहीं देते हैं। किसी ने ये नहीं सोचा है कि विद्यालयी शिक्षा को रेगुलेट कौन करता है। आपके पास एक रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं विद्यालय शिक्षा को देखने के लिए। यूनिवर्सिटीज जो कि 5 से 6 साल की पढ़ाई है, उसको देखने के लिए एक पूरा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, पूरे तंत्र है, उस पर आप इतनी चर्चा कर रहे हैं कि सेंट्रलाइज हो रहा है। कोई डैशिंग रोक रहा हूँ, सुजाता के पास जाऊंगा, लेकिन कोई डैशिंग अगर वाइस चांसलर आता है जो क्रांतिकारी कुछ चीजें करना चाहता है, यूनिवर्सिटी में कुछ अपने ढंग से विश्व के स्तर पर कुछ बदलाव लाना चाहता है, उसको क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है मानव संसाधन मंत्री से, देश ने देखा है। तो ये सवाल तो उनका सही है मिश्रा जी का कि अगर एक जगह केंद्रीकृत होगा तो उसका खामियाजा बहुत सारे लोग, सिस्टम पूरा भुगतेगा, क्योंकि एक वीसी अगर पैदल होके जाना पड़ता है दिनेश सिंह जैसे आदमी को, और उनकी जो सलाह सुझाव कहीं न कहीं इसमें बहुत कुछ शामिल है। तो ये कंसर्न है सुजाता, हायर एजुकेशन को लेकर बहुत सारी बातें, एमफिल को खत्म किया गया, या इसमें और आगे जो प्रस्तावित है जिससे दिखता है कि 2, 4, 5, 6 साल में तस्वीर दिशा बदलेगी। आप कैसे देखती हैं? चूंकि आप पढ़ाती हैं तो आप छात्रों के कंसर्न को समझती हैं सुजाता। उसके बाद अजीत जी, अजीत जी 5 मिनट दीजिए तो मैं अपनी 2-3 बातें जरूर कह देना चाहूंगी। एक तो ये जो पूरा हायर एजुकेशन का जो अभी ढांचा खड़ा किया गया है, उसमें जो 3-4 बदलाव हैं, ठीक है 2-4 बदलाव होते रहते हैं हमेशा, लेकिन ये समझने की बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि पूरा एजुकेशन को जो है वो सेंट्रलाइज करने की कोशिश है, जबकि डेमोक्रेटिक जो ढांचा है हमारे देश का, उसके हिसाब से ये ठीक नहीं है। स्टेट्स के पास से अधिकार लिए गए हैं, जबकि स्टेट्स को ये तय करना चाहिए था कि उनके यहाँ एजुकेशन किस तरह का हो। दूसरी बात ये कि फंड कटिंग लगातार की बात हो रही है, लगातार ऑटोनॉमी की बात हो रही है लगातार, और ये जो एग्जिट रूट्स बनाए गए हैं इनकी बात की जा रही है। अच्छा भी है, एक तरह से सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे एग्जिट रूट होंगे बच्चे के पास, तो अगर वो एक साल अगर उसका खराब भी होगा तो वो अगले साल या मतलब आप इस तरह से समझिए कि अगर कोई गरीब तबके का बच्चा आता है तो वो 1 साल एजुकेशन लेता है, उसके पास अगर पैसा नहीं है अगले साल फीस देने का, उन्होंने कहा है कि फीस एजुकेशन महंगी होगी तो बच्चे को खुद अपने लिए इंतजाम करना पड़ेगा। तो यानी वो 1 साल पढ़ाई करके फिर वो नौकरी करेगा, फिर वो पैसा जुटाएगा, फिर वो अगले साल की एजुकेशन लेगा, फिर बीच में से निकलेगा, फिर नौकरी करके पैसा जुटाएगा। तो एक तरह से तो उसके लिए कन्वीनियंट है, लेकिन आप सोच कर देखिए कि जिस तरह से फंड कटिंग हो रही है और आप ऑटोनॉमी लेकर आ रहे हैं कि अपना पैसा इंस्टीट्यूशंस खुद जुटाएंगे, तो आप उसमें एक बार एक कल्पना करके देखिए क्या आप लोगों ने पॉलिसी बनाने से पहले कि क्या एजुकेशन सिस्टम पूरे अर्थव्यवस्था से अलग हटके चलने वाली चीज है? जब पूरे अर्थव्यवस्था का इतना रिसेशन हो रहा है, जब बेरोजगारी इतने भयानक स्तर पर चल रही है, तो आप उसको कैसे एजुकेशन में देंगे? जीडीपी का 6% देने की बात हो रही है, तो जाहिर है शिक्षा में बजट ज्यादा होगा, बजटरी एलोकेशन अलग है। और अजीत जी, ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात है। ये सरकार ने पल्ला झाड़ा है फ्लेक्सिबिलिटी के बहाने कि हम एजुकेशन का जिम्मा नहीं लेंगे। और ऑटोनॉमी अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है जिस तरह से अभी आई है, क्योंकि इससे सारे स्कूल्स जो है वो आदित्य जी एक सेकंड, सारे स्कूल्स आप सोचिए कि अगर ये सारा सिस्टम सेंट्रलाइज होने जा रहा है तो सारे स्कूल्स एक तरह से जो भी केंद्र में सरकार होगी, सिर्फ इन्हीं की नहीं, कोई भी कभी भी सरकार आती है, तो आप सोच के देखिए कि सारा का एक तरह से स्कूल्स उनके माउथपीस हो जाएंगे, क्योंकि सारा कंट्रोल एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास होगा। चलिए एक मिनट, मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं आप? मिश्रा, उसके बाद ये जो 6% ऑफ द जीडीपी, ये बहुत पुरानी बात हो गया है, हम इस गेम को समझ चुके हैं। आज जरूरत है कि सरकार का अनुदान उच्च शिक्षा के ऊपर कितना है ये समझने की जरूरत है। ये जीडीपी में प्राइवेट प्लेयर्स का जो अनुदान से आप जीडीपी को दिखाना चाहते हैं, उनको दुकानें सजा करके दे रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आपका जीडीपी का हिस्सा बन रहा है, लेकिन कितना परसेंटेज लोग, कौन से तबके के लोग उस उच्च शिक्षा का प्राप्त कर सकते हैं? प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कितना परसेंटेज वैसे लोग होते हैं? और जो आज जो बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसमें कितने परसेंटेज लोग ऐसे होते हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश का किसी गांव से उठ करके आकर के वो एडमिशन लेता है और अपना सामाजिक परिवर्तन का कल्पना करता है? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकार का अनुदान शिक्षा के ऊपर होना चाहिए। जिस देश में 50 से 60% लोग आपका शिक्षा के दरवाजे के आने के लिए बेताब है, अगर आप ऐसे शिक्षा नहीं देंगे
तो वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे, सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। 2013 का बजटरी एलोकेशन 4.7% था, आज वो घट करके 3.1%, 2% में आ गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 5 साल से लाइब्रेरियन हमारा जो थे वो चिल्ला चिल्ला करके रह गए। हमने स्वयं खुद चिट्ठी लिखा है, पिछले 6 साल से ऑनलाइन जर्नल सब्सक्राइब नहीं हो रही है। दिस इज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। यहाँ पर आजकल सारे जर्नल्स ऑनलाइन हो चुके हैं, तो आप कौन इंडिया की बात चलिए, करते हैं? वक्त कम है, समझ गया मिश्रा जी। अजीत जी, सिर्फ एक बात मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी मैं। अभी शर्मा जी ने बात की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हमारा सारा फोकस है। आप मुझे वही फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो एग्जिट रूट वाली बात हो रही थी, मुझे उसको लेके सिर्फ इतना समझाइए कि एक बच्चा जो गरीब है, जिसके पास संसाधन नहीं है, वो 1 साल 2 साल ड्रॉप करने के बाद फिर 2-4 साल बाद आ रहा है अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए, और एक बच्चा जो अमीर घर से आ रहा है और वो एक साथ अपनी एजुकेशन पूरी करके वो नौकरी में बहुत पहले लग जा रहा है और अच्छी जॉब ले रहा है और अच्छा कमा रहा है, अच्छे स्टेटस पे है। आप कितना असमानता बढ़ा देंगे स्टूडेंट्स के बीच में। आप वो 5, 6, 7 साल का ये आप गलत समझ रही हैं। एजुकेशन सबके लिए और सस्ती एजुकेशन सबके लिए, एजुकेशन के ये खिलाफ है पूरा का पूरा। राजपूत के पास जाऊंगा और क्लोज करूंगा घनश्याम जी से। 30-40 सेकंड में इनका जवाब देना चाहेंगे आप शर्मा जी, प्रोफेसर शर्मा? हाँ बिल्कुल, मल्टीपल एग्जिट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि केवल गरीब बच्चे एग्जिट करेंगे। अमीर बच्चा भी जो गलत जगह आ गया वो भी निकलेगा, 1 साल जाके काम करेगा, लौट के आएगा, पढ़ेगा, डिप्लोमा लेगा। तो ये मतलब है। लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि जो एमफिल प्रोग्राम को खत्म करने की बात है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि पीएचडी प्रोग्राम में भी मल्टीपल एग्जिट का रास्ता रहना चाहिए था। 1 साल 2 साल रिसर्च करने के बाद अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं ये ज्यादा भारी हो रहा है, तो वो एमफिल डिग्री लेके बाहर निकले। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा तो महंगी ही रहेगी, शिक्षा तो महंगी ही रहेगी, जो काबिल है वो पढ़ ले। वक्त कम है, माफी चाहूंगा। जयेश राजपूत साहब, एक मैं देख रहा हूँ कि 6वीं क्लास से स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि वोकेशनल कोर्स और वोकेशनल कोर्स 6वीं क्लास से शुरू होगा। अभी ये 12वीं से शुरू होते हैं। 6वीं से 8वीं के बीच स्टूडेंट को 1 साल का फन कोर्स होगा, जिससे अलग अलग विधाओं में वाकिफ होंगे। ये सब मैं देख रहा हूँ, बिजली से जुड़ी जानकारियां, और स्कूल से निकलेगा तो वोकेशनल डिग्री होगी। ये सब थोड़ा समझाएंगे कि इसका क्या मायने और क्या मतलब है, लोग समझ पाए इसको। राजपूत साहब। हाँ, मैंने समझने की कोशिश की है। मैं 35 साल पहले पहली बार जब चीन में गया था, तो मैंने वहां देखा कि बच्चों को जो स्थानीय स्तर पर जो भी स्किल्स होते हैं, जो भी चीजें बनती थी, वो बच्चे बनाते थे, और उनके कमरे में रखा जाता था, डिस्प्ले होता था, हर स्कूल का था, और वो कहते थे इसे स्कूल फैक्ट्री। हर बच्चे को, चाहे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ बने, हाथ से कुछ काम करना उसको अवश्य आना चाहिए, जिसको वैकल्पिक अर्निंग कर सके जीवन में अगर आवश्यकता पड़े। तो मुझे लगा ये तो गांधी जी कहा करते थे, हमने तो छोड़ दिया, चीन ने मान लिया, और उससे चीन में बहुत फर्क हुआ। उनके यहाँ कहा जाता है कि अगर किसी गांव में जाइए तो जो सबसे अच्छा भवन होगा वो भवन स्कूल का होगा, केवल सरकार ने नहीं बनाया होगा, समाज नहीं बनाया होगा। अभी जो चर्चा मैंने सुनी है उसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं कम से कम 30-35 साल से समझ गया हूँ कि इस देश के समेकित विकास का रास्ता गांव के प्राइमरी स्कूल से होकर जाता है। जब तक ये नहीं माना जाएगा तब तक नहीं होगा। दूसरा, अगर शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार करना है तो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक जब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के कमरे में जाए तो वो खड़े होकर उसका स्वागत करें। आप देखिएगा आपकी गुणवत्ता 20% अवश्य बढ़ जाएगी। आप चाहे तो इस पर रिसर्च कर सकते हैं, ये आवश्यक है। तीसरा बिंदु यह है क्या शिक्षा नीति से वो सब हो जाएगा? शिक्षा नीति से नहीं होगा, शिक्षा नीति का जिक्र ही नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो शिक्षा नीति में नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब इसका अनुपालन हो तब कुछ चीजें हमें बाहर से भी लानी चाहिए, सुननी चाहिए। मैं कहता हूँ अध्यापक को सम्मान दीजिए। फिनलैंड की बड़ी बात हुई थी, बहुत लोग फिनलैंड जाकर के दौरा करके आए, तो मैंने कहा हम एलिजिबल ही नहीं है फिनलैंड की बात करने को, क्योंकि फिनलैंड में वीआईपी केवल एक कैटेगरी है, वो अध्यापक है। आप अध्यापक का सम्मान नहीं करेंगे, आप उसको थोड़े से पैसे में देते रहेंगे, तो निश्चित रूप से मैं नीति का प्रशंसा करते हुए कहूंगा कि हमारी उपलब्धियां बहुत सीमित हो जाएंगी। शर्मा जी ने बात कही थी, सबसे पहले अध्यापक पर ध्यान देना होगा, संसाधनों पर देना होगा,
और किसी भी बच्चे की, ये देश का पहला कर्तव्य है, किसी भी बच्चे की शिक्षा इसलिए नहीं रुकनी चाहिए कि उसके माता पिता के पास संसाधन नहीं है। ये हमें स्वीकार करना होगा। समाज के बाकी लोगों को भी इस पे आना पड़ेगा, केवल सरकार से नहीं। जैसे घनश्याम जी को एक छोटी सी बात कह देता हूँ, आशा करता हूँ बुरा नहीं मानिए। अगर हमारे विश्वविद्यालय वैश्विक लिस्टिंग में नहीं आते हैं तो क्या ये जिम्मेदारी केवल केंद्रीय सरकारों की है? क्या कोई राज्य सरकार का विश्वविद्यालय ऐसा नहीं हो सकता था जो इसमें आ जाता और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को हम लोग सलाम करते कि भाई उन्होंने किया है। शिक्षा में, उच्च शिक्षा में जो कर्तव्य निर्वाह राज्यों को करना है उस पर भी ध्यान देना होगा। केंद्र सरकार अकेले नहीं कर पाएगी, भले ही वो कहती रहे। तो इस नीति के उसमें बेसिक बात वही है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वे ग्रामीण व्यवस्था में, ग्राम स्वराज से आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हर बच्चा कौशल सीखेगा। जैसे कोरिया में है 95% सीखते हैं, चीन में 65% सीखते हैं। वो अगर आप सिखाएंगे, जो आपने प्रश्न पूछा था, तो निश्चित रूप से। तो इसमें एक बड़ी छोटी सी रिकमेंडेशन है कि 10 दिन का बैगलेस इंटर्नशिप विद कारीगर, कारीगर वो समय होगा जब आप भारत को समझ सकेंगे। बच्चे के अंदर यह लाएगा, गांधी जी ने समझा था कि काम चाहे बार्बर का हो, चाहे फार्मर का हो, चाहे वकील का हो, चाहे डॉक्टर का हो, सभी सम्मानीय। ये चीज जब बच्चे में पैदा होगी तो निश्चित रूप से एक दृष्टिकोण हमें दिखाई देगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है। चलिए, शुक्रिया घनश्याम जी आपका। अब आपने सुना, जे.एस. राजपूत साहब को भी सुना, आपके कुछ सवालों का जवाब मिला, कुछ कंसर्न आपका, क्लोजिंग रिमार्क आपका। क्योंकि जो इसमें प्राथमिक शिक्षा, ये सही है, हम सब इस पर सहमत हैं कि भारत की बुनियाद वहां से बनती है जहां से प्राथमिक शिक्षा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और वहीं से मजबूत बुनियाद पर मजबूत इमारत खड़ी हो सकती है। क्या ये गुंजाइश दिखती है? बहुत आलोचना भी है, लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब जे.एस. राजपूत साहब ने दिया। तो अब आप क्या कहेंगे क्लोजिंग, घनश्याम तिवारी जी? देखिए, मैं सैद्धांतिक रूप से प्रोफेसर राजपूत जी, जिनका इतना लंबा अध्ययन रहा है, इतना लंबा लेखन रहा है, उनसे सहमत हूँ। और उस सहमति का में जो ये नीति है, उसमें जो मूल विकृति है, उसकी मैं आलोचना करता रहूंगा। अगर मूल विकृति ये है कि आप पहले 5 साल तक, 5 क्लासेस तक बच्चे को इंग्लिश नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन में 100 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आएंगे। ये महत्वपूर्ण विकृति है कि कैसे वो फॉरेन एजुकेशन आएंगे और वो इस शिक्षा नीति का हिस्सा है। दूसरी विकृति ये है कि इस नीति में न कोई इसका आर्किटेक्ट, कारीगर, नेता, विजन, आउटकम डिफाइंड नहीं है कि क्या होगा। जो तीसरी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, ये कि जो एक हमारे इस चर्चा से निकल के आ रहा है किसी दर्शक के लिए कि शिक्षा महंगी होने वाली है, मैं बड़े ठोस तरीके से, पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूँ, देश में शिक्षा सस्ती होने वाली है। आज जो संसाधन उत्पन्न हुए हैं, जहाँ पे कोई भी शिक्षक, कोई भी जिसके पास जानकारी है वो शिक्षा दे सकेगा, उसकी संभावनाएं ऑनलाइन और अन्य माध्यम से बढ़ी हैं। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि देश में शिक्षा सस्ती होने वाली है। एक अंतिम बात कहूंगा कि ये जो अभी प्रोफेसर राजपूत जिसका उदाहरण दे रहे थे, मुझे लगता है कि इस देश में जो गांव का विकास थमा हुआ है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि कहीं इंग्लिश और हिंदी की लड़ाई हो रही है, वो इसलिए भी है कि हम के बच्चे को बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो हम उस बायोलॉजी में ये नहीं बताते कि उसके अपने गांव में कौन से पेड़ पौधे हैं। जब उसे हम हिंदी इंग्लिश सिखाते हैं तो नहीं बताते कि उसके गांव, उसके जिले के कौन से अच्छे लेखक कवि रहे हैं। तो शिक्षा का लोकलाइजेशन बहुत जरूरी था, लेकिन अगर आप अथॉरिटी का सेंट्रलाइज कीजिएगा तो शिक्षा लोकलाइज नहीं हो पाएगी। तो वो भी एक विकृति जो इस सिस्टम में निकल के आ रही है। एक तरफ शिक्षा लोकलाइज होनी चाहिए लेकिन अथॉरिटी सेंट्रलाइज हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसे एक अच्छी कल्पना कहिए, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि को देख करके इस पे सिर्फ इस नीति के आधार पर शिक्षा को छोड़ा नहीं जा सकता। चलिए, मैं माफ करें, रोक रहा हूं, चूंकि काफी देर हम लोगों ने बातचीत की। आप लोग पहली बार आए, मेरे आग्रह पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जे.एस. राजपूत साहब, डॉक्टर सुजाता, आदित्य नारायण मिश्रा जी, सीबी शर्मा जी और घनश्याम जी, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी किसी दिन और ऐसे ही किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।